दोस्तों हम लोग इस वीडियो के अंदर अभी एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2022 के अंदर नई वैकेंसीज जो आई हुई है इसी से रिलेटेड है। हम आप लोगों को एसएससी जीडी एग्ज़ाम्स की तैयारी करा रहे हैं, जिसके तहत आज 22 फरवरी 2019 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को हम लोग एनालिसिस करेंगे। और इस एनालिसिस के साथ साथ में आप लोगों को हम एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ाने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो के अंदर। इसलिए आप लोग इस क्लास के अंदर शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों हमारे YouTube चैनल SEP बाय अभिषेक सुमन YouTube चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने दोस्तों को इसके बारे में ज़रूर बताइए, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम आप लोगों को SSC GD के साथ साथ में सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स, इसके साथ में हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक को पूरे डिटेल के साथ पढ़ाते हैं। तो दोस्तों आज इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से देखते हैं दोस्तों। 26 से लेके 50 क्वेश्चन तक हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 26 में है मनुष्य में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हीमोग्लोबिन जो है मनुष्य में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है। हीमोग्लोबिन ऑप्शन नंबर बी में है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, डैश ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो ध्यान रखिएगा, चांदी ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। चांदी ऑप्शन नंबर डी में, इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हम लोग बात कर लें, चांदी की जो परमाणु संख्या होता है वो 47 होता है, 47। तो चांदी का जो परमाणु संख्या है वो कितना 47 होता है। वैसे चांदी की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो प्रतीक होता है Ag होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या होता है, चांदी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में है, क्वेश्चन 28, केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है केरल में। तो ध्यान रखिएगा, केरल में फसल की कटाई पर ओणम उत्सव मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वहीं पर लोहड़ी उत्सव जो है ये पंजाब के अंदर मनाया जाता है, लोहड़ी। और आप लोग अगर बात कर ले कि ये पोंगल पोंगल तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है। ये भी नया फसल पक के तैयार होता है उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है पोंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में है दोस्तों, पहले स्तनपायी क्लोन भेड़ का नाम क्या है। तो ध्यान रखिएगा, पहले स्तनपायी क्लोन भेड़ का नाम है डॉली। और इसका जो बनाया गया था ये 1997 ईस्वी में, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में है, ड्यूस शब्द का संबंध किस खेल से। ड्यूस, तो ध्यान रखिएगा, ड्यूस खेल का संबंध लॉन टेनिस से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लॉन टेनिस का संबंध ड्यूस खेल से संबंधित है। ड्यूस शब्द जो है लॉन टेनिस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर की, नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है। ये कौन सी नदी है, तो लूनी नदी है। और लूनी नदी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लूनी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है, लूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर में है, उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली पट्टी को डैश के नाम से जाना जाता है। ये तराई के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी तराई में है, तराई आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 में है, PMGY का पूर्ण रूप क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। PMGY का पूरा नाम क्या होगा, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ये ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत 2000 और 2001 में शुरुआत हुआ है। 2000 और 2001 में इसकी शुरुआत हुई है। इस योजना के अंदर वर्तमान समय में मिड डे मील योजना यानी समेकित बाल विकास योजना और किशोरी शक्ति योजना को चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में है, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो भारत जो है सबसे बड़ा लोकतंत्र है, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ध्यान रखिएगा, इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली है।
भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के साथ गणतंत्र भी है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। और अगर हम लोग बात कर ले विश्व में सबसे पुराना प्रजातंत्र किस देश में, तो अमेरिका के अंदर। लोकतंत्र, सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका के अंदर। क्वेश्चन नंबर 35 में है कि 35 निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य का एक शैली नहीं है। तो शास्त्रीय नृत्य का शैली नहीं, तो ध्यान रखिएगा ये जो कालबेलिया शास्त्रीय नृत्य की शैली नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर हम लोग बात कर लें भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य, भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8। वो भी कौन कौन है, तो ध्यान रखिएगा। पहला जो है भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का है, उसके बाद कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का है, कथकली ये केरल का है, मोहिनी अट्टनम ये भी केरल का है, ओडिसी ओडिशा का है, मणिपुरी मणिपुर का है, कथक उत्तर भारत का है और सत्रिया असम का है। सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है जो असम का। अगर हम लोग बात कर ले कालबेलिया, ये ऑप्शन नंबर सी जो सही आंसर है। कालबेलिया किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। तो इस तरह से 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में है मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा है। मस्तिष्क जो है तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा है, तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में है युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्य प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है। तो ये जो है परमवीर चक्र। ध्यान रखिएगा, युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्य प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला भारत में सर्वोच्च सैन्य सम्मान क्या है? परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38 में है निम्नलिखित विकल्पों में कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये कंचनजंगा जो है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कंचनजंगा की ऊंचाई की बात कर ले तो 8,598 मीटर। ध्यान रखिएगा 8,598 मीटर कंचनजंगा की ऊंचाई है। अगर हम लोग बात कर ले विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो ये माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। और माउंट एवरेस्ट किस देश में है, तो इसको ध्यान रखिएगा नेपाल में। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, 8,848 मीटर ऊंचाई है। कहाँ पर है? नेपाल में। और अगर हम लोग बात कर लिए कंचनजंगा भारत के किस राज्य में, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ये सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है भारतीय कवि, गीतकार और फिल्म निर्देशक संपूर्ण सिंह कालरा का उपनाम क्या है। तो ये इनका उपनाम जो है गुलजार है, जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय कवि, गीतकार और फिल्म निर्देशक संपूर्ण सिंह कालरा का उपनाम क्या है? गुलजार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में है भारत में लोगों की डैश वाले राज्यों की अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं। किस प्रकार के? तो अधिक आबादी के। अधिक आबादी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हम लोग बात कर लें कि दोस्तों ये जो आबादी, अधिक आबादी है, इसकी पता जो चलता है जनगणना के अनुसार। और भारत में जो जनगणना की शुरुआत हुई है 1871 ईस्वी में भारत में पहली बार जनगणना हुआ और लॉर्ड मेयो के शासनकाल में करवाया गया। और नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ये शुरुआत किया गया, नियमित जनगणना। जबकि स्वतंत्रता के बाद पहली बार जनगणना की शुरुआत हुआ 1951 ईस्वी में। और 2011 का जनगणना के बारे में दोस्तों हम अपने YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में पढ़ाए हुए हैं, वहाँ पर जाके आप देख लीजिए। हर एक एग्ज़ाम में जनगणना से संबंधित प्रश्न आता ही है, इसलिए उस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको देखने के लिए मिलेगा नेक्स्ट एग्जाम में। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 41 नंबर 41 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 में है हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान क्या कहलाते हैं। ये कहलाते हैं बुग्याल। बुग्याल जो है ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान को बुग्याल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
42 यानी 42 नंबर, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए? तो ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री जो हुए वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए। और अभी तक दोस्तों भारत में 7 बार उप प्रधानमंत्री का निर्वाचन कराया गया, उप प्रधानमंत्री का पद बनाया गया। और अंतिम बार जो बनाया गया था 2002 से 2004 के बीच में लाल कृष्ण आडवाणी को उप प्रधानमंत्री अंतिम में बनाया गया था। और अगर हम लोग बात कर ले देवीलाल, जिनको कि 2 बार उप प्रधानमंत्री बनने का ये अवसर मिला है, किनको? देवीलाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। 43 क्वेश्चन नंबर में है, निम्नलिखित में कौन से व्यापार अवरोध नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, निर्यात सुरक्षा जो अवरोध नहीं है, और निर्यात सुरक्षा ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निर्यात व्यापार अवरोध नहीं है, निर्यात सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 44 में है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की उत्पत्ति देश द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो ये भारतीय जनता पार्टी, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन नंबर ए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 ईस्वी में जनसंघ का स्थापना किया था। किसका? जनसंघ का। और इसी जनसंघ का नाम बदल के 1977 ईस्वी में जनता पार्टी रखा गया। फिर इसी जनता पार्टी का नाम बदल के 1980 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी का नाम रखा गया अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय जनता पार्टी पहले किस नाम से जाना जाता था? जनसंघ के नाम से। जनसंघ का स्थापना 1951 ईस्वी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा किया गया था। और फिर से आगे इसी जनसंघ का नाम बदल के जनता पार्टी किया गया 1977 ईस्वी में। ये किया गया था संपूर्ण क्रांति के नायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा। और फिर से 1977 के बाद 1980 में जनता पार्टी का नाम बदल के कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, 1793 में जमींदारी प्रणाली जो शुरू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। और इसी को कॉर्नवालिस का कोड भी कहते हैं। 1793 का जमींदारी प्रथा को कॉर्नवालिस का कोड कहते हैं। इसी को कहते हैं अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ पर लागू किया गया था? तो बंगाल में। और किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर है, हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, गांवों की सड़कों को सुधार ये शामिल नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जबकि हरित क्रांति की बात हम लोग कर लें, हरित क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम 1960 ईस्वी में नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा किया गया। और नॉर्मन बोरलॉग अमेरिका के एक अर्थशास्त्री थे। कहाँ के ये व्यक्ति थे? अमेरिका के। 1960 में नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा। भारत में 1967 और 68 में किया गया था MS स्वामीनाथन के द्वारा हरित क्रांति की शुरुआत। हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक गेहूं पर पड़ा है। वैसे ऑप्शन में देख लेते हैं, बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्म, ये भी सही है। सिंचाई की अच्छी तरह से विकसित प्रणाली का उपयोग को, ये भी सही है। और खेती में उन्नत तकनीक के उपयोग को, ये भी सही है। जबकि गांवों की सड़कों का सुधार के लिए इसको शामिल हरित क्रांति में नहीं किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साई खोम मीराबाई को 2018 में देश के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो भर्तोत्तोलन के लिए इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इस तरह से 47 नंबर का ऑप्शन नंबर डी भर्तोत्तोलन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर में है, गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुआ है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका उत्पत्ति गुजरात में हुआ। और गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य है गरबा। अगर हम लोग बात कर ले, गरबा का आयोजन नवरात्र के अवसर पर किया जाता है, यानी कि दुर्गा पूजा के नवरात्र के अवसर पर गरबा का आयोजन किया जाता है। जबकि तमाशा और लावनी ये महाराष्ट्र का प्रमुख लोक नृत्य है। कर्मा बिहार और झारखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कमार जनजाति द्वारा तेरावली नामक लोक नृत्य है, ये राजस्थान का कमार।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। 49 नंबर में है, वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर डी में है। इनको, ये पाकिस्तानी नागरिक है और इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो और इसके साथ साथ में ध्यान रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार, इसी को सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। सीमांत गांधी के नाम से किसको जानते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। और इनको 1987 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, 1987 में। नेल्सन मंडेला दूसरे विदेशी नागरिक हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में भी जाना जाता है नेल्सन मंडेला को। अगर हम लोग बात करें भारत रत्न की शुरुआत दोस्तों 1954 ईस्वी में हुआ और भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन में है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य श्वसन क्रिया को संपादित करना है। माइटोकॉन्ड्रिया को भोजन विखंडित के पश्चात ऊर्जा मुक्त होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होता है। एटीपी ऊर्जा का सिक्का भी कहा जाता है। एटीपी को ऊर्जा का सिक्का भी कहा जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों हम लोगों ने अभी 12 फरवरी 2019 के थर्ड शिफ्ट में जीके जीएस के जो सवाल पूछा गया था, उन सवाल को पूरे एक्सप्लेन के साथ हम आप लोगों को बताने का प्रयास किए। उम्मीद है आपको ये क्लास ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों आप इस क्लास के अंदर अभी एक छोटा सा अच्छा सा कमेंट करें अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों, जिससे कि हम लोगों को अगले वीडियो को बनाने के लिए और नई ऊर्जा मिल सके। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।